So today we will do some numericals of vectors और we'll try to move from simple to complex. तो पहले हम easy question लेंगे और उसके बाद हम कुछ NCERT के क्वेश्चन जो little tricky हैं और थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड हैं तो देखते हैं. So सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है two vectors both of equal in magnitude have their resultant equal to the magnitude of either. That means आपको दोनों वेक्टर्स P, एक को P मान लें एक को Q मान लें, दोनों वेक्टर्स भी इक्वल हैं और देयर रिजल्टेंट उनका रिजल्टेंट भी उनकी मैग्नीट्यूड किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है. इसका मतलब तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो आपको पहले तो रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड्स के P और Q के इक्वल दे दिया. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, एक्चुअली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि PQ ले लिया है तो 2PQ cos ऑफ थीटा. तो हमारा इक्वेशन जो है फॉर्मूला जो है अब ये फॉर्म ले लेगा. लेकिन अब यहाँ वो बोल रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस में 2PQ cos ऑफ थीटा. अच्छा फिर दोबारा से मैंने वही लिख दिया तो P स्क्वायर एंड दिस इज़ P स्क्वायर प्लस ये भी P, तो सब P की फॉर्म में, मैंने P की फॉर्म में लिख दिया है. तो हम इसको लिख देते हैं इन दोनों का P स्क्वायर तो 2P स्क्वायर और साथ में ये दोनों भी P स्क्वायर हो गए तो ये भी 2P स्क्वायर और cos ऑफ थीटा अंडर द रूट 2P स्क्वायर आप कॉमन निकाल लें तो आपके पास बच जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. और अब इस इक्वेशन का भी आपने क्या लेना था, अंडर रूट. तो अंडर रूट को भी हमने जब यहाँ रिजल्टेंट बोला तो रिजल्टेंट भी P बोल रहा है तो यहाँ पर भी हम P ले लेते हैं. तो इस अंडर रूट को हटाते हैं और इस साइड P स्क्वायर ले आते हैं. तो इक्वेशन इज P स्क्वायर इंटू 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. सो P स्क्वायर एंड P स्क्वायर कैंसल्ड आउट, ये आपके पास बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ. और जब 1 को आप इधर लेके आएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ. तो थीटा कितना हुआ उस सिचुएशन में, थीटा हो गया 120, क्योंकि कॉस थीटा कॉस माइनस हाफ कब होता है, जब 120 होता है. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था. सिंपल ये बोला था कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट के इक्वल है. तो हमने सिर्फ पुट किया, सॉल्व किया. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ 18 न्यूटन. वो कहते हैं दो मैग्नीट्यूड हैं, आपको दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 18 न्यूटन. तो एक फोर्स को हम P कह दें, एक को Q कह दें तो P प्लस Q 18 हो गया. ये तो एक पहली स्टेटमेंट होगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज़ 12. अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा और वो अंडर द रूट में. और वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है वो भी कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है. तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये R का मॉड जो R स्क्वायर ले लेते हैं, हम इसे अंडर रूट हटा देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस में 2PQ cos ऑफ थीटा. एक्चुअली R उसने दे रखा है रिजल्टेंट कितना, 12, मैग्नीट्यूड दे रखा है वो भी 12 दे रखा है. तो वो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को रखते हैं, दैट शुड बी कॉल्ड एज 12 स्क्वायर, यहीं बोल देते हैं 12 स्क्वायर. सो ये आपको दूसरा इक्वेशन दे दिया है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. थर्ड में क्या कहता है, इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. ओके, अब इन दोनों में से हमें किसी एक को स्मॉलर मानना होगा तो PQ स्मॉलर लेते हैं, P को हम स्मॉलर कह देते हैं Q से. तो वो कहता है इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. तो अब मैं डायग्राम बनाती हूँ उसको समझाने के लिए. वो ये कह रहा था कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और इन दोनों का सम टोटल मिला के उसने 18 बोला. अब जो कह रहा है रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड R, ये रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, 12 दे दिया. लेकिन जो रिजल्टेंट का जो एंगल बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, वो बता रहा है आपको वो 90 डिग्री या यस 90 डिग्री. सो ये फिगर तो बिल्कुल अपोजिट होगी, बट वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा जो यहाँ पे थीटा बच रहा था, ये जिसको हम अल्फ़ा बोल रहे थे या बीटा बोल रहे थे, कि कुछ भी मतलब जो रिजल्टेंट का एंगल बन रहा है विद स्मॉलर वेक्टर. तो अगर मैं P को स्मॉलर मान रही हूँ तो स्मॉलर के साथ रिजल्टेंट का एंगल 90 होगा, जो कि एक्चुअली फिगर अब ऐसा नहीं बनना चाहिए था, यहाँ 90 बनाते और दूसरा वेक्टर यहाँ था. बट आप समझ गए हैं कि ये क्या है, ये बीटा है. तो बीटा उसने दिया हुआ है, तो बीटा इज़ गिवन एज आपको 90 दे रखा है, ये गिवन है स्मॉलर एंगल के साथ जो एंगल बना. तो अब इस केस में अगर हमने टेंजेंट यानी कि एंगल का जो डायरेक्शन हम निकालते थे वो टेंजेंट ऑफ बीटा लेते थे, दैट यूज टू बी, एंगल बनता था इसके साथ, यहाँ पर एक कंपोनेंट आता था अगर आपको याद हो, तो ये P है ये Q है,
तो क्यू का एक कॉम्पोनेंट आता था जिसको हम बोलते थे क्यू कॉस ऑफ थीटा इधर और क्यू साइन थीटा उधर। तो जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। लेकिन उसने बोली वो टेंजेंट बीटा के बराबर है और बीटा तो 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो आपके पास अगर ये पूरी इक्वेशन इन्फिनिटी है, इसका मतलब बेस को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो p प्लस क्यू कॉस थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल बी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब बेस हमारा यानी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, आपका ज़ीरो हो गया है। तो ये इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ये थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस। अब हमने तीनों को यूज़ करना है सो दैट कि हम यहाँ पर p की और q की वैल्यू निकाल सकें। तो आपके पास इक्वेशन जो लास्ट बन रही थी वो थी r स्क्वायर, जिसको आप 12 स्क्वायर बोल रहे थे, इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब यहाँ पे जो q कॉस थीटा है, यहाँ से हम q कॉस थीटा की वैल्यू निकालें विच विल बी माइनस p। तो हम लिख सकते हैं q कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस p फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ से निकाला हमने, तो यहाँ पे माइनस p पुट कर दें। एक p तो था ही और कॉस ऑफ थीटा भी रहे, नहीं कॉस थीटा नहीं रहेगा क्योंकि हमने q कॉस थीटा को, ये जो q कॉस थीटा था, ये q कॉस थीटा, इसको हमने माइनस p पुट कर दिया। तो अब q कॉस थीटा नहीं आएगा, तो q कॉस थीटा हट गया है और ये था, इसके अंडर रूट में भी नहीं है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम देखते हैं। q की वैल्यू भी हम निकालते हैं पहली इक्वेशन से, q की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं विच इज़ p माइनस 18। तो यहाँ पे सब कुछ हम p की टर्म्स में ले आते हैं, q को एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन से। सो p स्क्वायर प्लस में p माइनस 18 होल स्क्वायर और ये माइनस और माइनस p 2p स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम इक्वेट किसके कर दें, 12 स्क्वायर के इक्वल कर रहे हैं। सो वी सिंप्लीफाई दिस सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। और मैंने सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ रही है 5 न्यूटन। अगर p की वैल्यू 5 न्यूटन आती है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे p प्लस क्यू था हमारे पास 18, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाती है 13 न्यूटन। सो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वन मिस्टेक आई कॉट है, दिस इज़ नॉट p माइनस 18, 18 माइनस p, तो 18 विल बी प्लस एंड p विल बी माइनस। सो ये उल्टा लिखा गया यहाँ पर, p माइनस क्यू जो ऊपर रिलेशन निकाला था दैट इज़ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18। तो 18 माइनस p इज़ योर q, तो 18 माइनस p यहाँ लिखना था। सो दैट इज़, बट आंसर आर करेक्ट। सो ये मैंने कैलकुलेट किया बट यहाँ लिखते हुए गलती कर दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4.6 और हमें इसके अंदर इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये 4.6 और इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है। इक्वेशन दे रखी है हमें ये। तो अब इस इक्वेशन में a प्लस बी का मॉड जो है वो कहता है a मॉड प्लस b मॉड से लेस देन और इक्वल टू हो। तो अगर हमें ये दिखाना है कि ये लेस देन और इक्वल टू है तो हमारे पास सिंपल चीज़ ये है कि हम इस पार्ट को यानी कि राइट हैंड साइड को मैक्सिमम प्रूव कर दें। तो अगर हम इस चीज़ को मैक्सिमम प्रूव कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी फिर स्मॉलर ही हो जाएगी। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमा प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को मैक्सिमा प्रूव करना है तो a प्लस बी मॉड से हम शुरू करते हैं। तो मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता था सिंपली वो होता था a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड कॉस ऑफ थीटा। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ जो लिखा है ये रिजल्टेंट लिखा है किसका, दो वेक्टर्स के सम का, और दो वेक्टर्स के सम का जो मॉड होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता था, उसका फॉर्मूला यही होता था। सो एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ये रिजल्टेंट है। यहाँ a प्लस बी मॉड क्या चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। और रिजल्टेंट को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ a हो गया दिस a वेक्टर, b हो गया ये, लेकिन उनका भी हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो a वेक्टर का स्क्वायर नहीं लेते हो, वेक्टर का स्क्वायर नहीं बल्कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं। तो हमने इक्वेशन ये लिखी। अब इस इक्वेशन को हम कब मैक्सिमम शो कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड जो है वो आपका मैक्सिमम कब होता है, जब आपके पास थीटा क्या हो, थीटा 0 हो। अगर थीटा 0 होगा तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो पूरा मैग्नीट्यूड यानी a प्लस बी
आपके पास आ जाएगा एज अ ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर भी नहीं बल्कि होल का स्क्वायर। सो यानी बन के आएगा ए मॉड प्लस बी मॉड। और ये कब वैल्यू है? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर इज़ दिस। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है तो ये तो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब या तो ये मैक्सिमम के बराबर होगा या मैक्सिमम से कम होगा, मैक्सिमम से और आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो ये इक्वलिटी प्रूव होगी। देयरफॉर ए प्लस बी का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी मॉड के इक्वल हो गया। तो हमने उसे प्रूव कर दिया। अब एक सॉल्व करने के बाद तो बाकी काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें तरीका पता है। हमें पता है कि रिजल्टेंट में अब की बार हमें थीटा कितना लेना पड़ेगा, सेम मेथड लेना है लेकिन थीटा इस बार हमें लेना पड़ेगा 180। सो अगर थीटा आपके पास 180 हो जाए सो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसे जब फॉर्मूले में पुट करेंगे यानी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड ले रहे थे, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ले रहे थे, वो अब आपके पास हो जाएगा ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर माइनस में 2a mod b mod, क्योंकि cos ऑफ 180 इज़ योर -1, तो -1 इसलिए आया। तो ये लिखा जा सकता है a mod का स्क्वायर होल सम का माइनस b mod होल की पावर स्क्वायर और उसका भी अंडर द रूट। लेकिन ये कैसी वैल्यू आ रही है a प्लस बी की? ये मिनिमम वैल्यू है, मॉड की आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू है। यानी जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, जब हमें मैक्सिमम प्रूव करते थे, कंपेयर करते हैं, जब हमें a प्लस बी को हमेशा कम होगा या इक्वल होगा इस वैल्यू के, तो हमें प्रूव करना था कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तब हो सकता है। दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ जब हम कर रहे हैं तो अब वो कह रहा है ये वाला पार्ट इक्वल टू होगा, ग्रेटर होगा इस वैल्यू के। तो इसका मतलब अब की बार हम ये क्या चाहते हैं कि इसको हम क्या कह दें, ये मिनिमम प्रूफ हो जाए। सो आपके पास मैक्सिमम प्रूफ हो या मिनिमम प्रूफ हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो यहाँ ये क्लियर हो गया कि अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए मॉड माइनस बी मॉड के इक्वल आ गई। तो अब ये वैल्यू अगर मिनिमम है तो जो ये फंक्शन है ये तो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ये इस अब अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो फिर ये वाली साइड जो है या तो बड़ी हो सकती है या उसकी इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा वेरिएशन तो आ नहीं सकता। सेम ऐसे ही थर्ड वेरिएशन देखते हैं, सी पार्ट इसका। सो दिस टाइम हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू है ए मॉड बी मॉड के। तो यानी अगर हमें माइनस निकालना है तो हमें माइनस का रिजल्टेंट का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट हमें चाहिए। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालते थे तो हम लिखते थे ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर माइनस में 2a मॉड बी मॉड कॉस ऑफ 180। ये आपके पास वैल्यू आ जाती थी। सॉरी, अभी हम इसे थीटा लेते हैं, अभी इसे थीटा ही कहिए, बाद में हम मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए इसे करेंगे। तो अगर हमें ये दिखाना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इस वैल्यू को मैक्सिमम दिखाने के लिए a माइनस बी के मॉड को मैक्सिमम करते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो फिर आप यहाँ पर थीटा को 180 पुट कीजिए। तो अब आप, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन वाले रिलेशन के लिए जिसमें हम 180 माइनस थीटा करते थे, तो माइनस सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ आता था। अब आपने जब दोबारा 180 पुट करना है, माइनस में 2a मॉड b मॉड और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180। जब हमने मिनिमम प्रूव किया तो जब 180 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये अगेन प्लस हो जाएगा और आपके पास मैग्नीट्यूड बचेगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड का एंटायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, और उसका भी आप अंडर रूट ले रहे हो तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा a मॉड प्लस b मॉड। और ये कैसी वैल्यू थी, मैक्सिमम। तो अगर ये साइड आपकी मैक्सिमम आ गई है तो ये क्या होगी, ये या तो इस वाली से कम होगी या इक्वल होगी। तो ये इस तरीके से हम इसकी सारी कंडीशंस पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसका एक फोर्थ पार्ट और है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.10 एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर करता है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक, वो एक ट्रैक फॉलो कर रहा है और हर 60 डिग्री एंगल पे, हर 500 मीटर पे
60 डिग्री एंगल पे टर्न कर जाता है एंड टर्न्स एट 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। आपको स्पेसिफाई करनी है डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न पे, सिक्स्थ टर्न पे, एट्थ टर्न पे और कंपेयर करना है उसे विद टोटल पाथ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की फिगर मैंने बनाई है और इसमें हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए था। ए से जब साइकिलिस्ट चला तो पहला टर्न उसका हुआ इस पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं बी, ए बी, और सेकंड टर्न हुआ उसका सी पॉइंट पे, थर्ड टर्न हो गया उसका इस पॉइंट पे, सो इस पॉइंट को कहते हैं हम डी। तो डी पॉइंट पे थर्ड टर्न हो गया। तो पहला उसने केस बोला है कि हमें थर्ड टर्न पे निकालनी है, थर्ड टर्न पे निकालनी है, फिर सिक्स टर्न पे और फिर एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो अगर हमें थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगी ये वाला डिस्टेंस, जो डी से ए से लेकर डी तक का डायगोनल डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। पाथ तो क्लियर है, तीसरे टर्न तक कितना हुआ, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर और 500 मीटर, तो 1500 मीटर उसका टोटल पाथ हो गया। तो पाथ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो साइड है ये 500 मीटर की, तो इसके यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल इधर डाल दें और इसकी साइड से हम एक नॉर्मल इधर डाल दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस तो मिल गया। इसको भी कुछ नाम दे दो, एस टी नाम दे देते हैं। तो ये डिस्टेंस तो 500 मीटर है, ये तो क्योंकि उस साइड के पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, ये 500 मीटर हो गया। लेकिन अब डिस्टेंस बचा ये एस ए डिस्टेंस हमें चाहिए और उधर से डी टी डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम फाइंड करते हैं कि एंगल कितना है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाएगा तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने नॉर्मल डाला था तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से करके यूज़ या साइन ऑफ थीटा यूज़ करके, व्हेन यू नो द थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम है हम ये थीटा निकालें। तो ये थीटा कैसे निकालें कि भाई आपका ये जो साइड थी ये पैरेलल है, तो ये वाली इसकी जो भी पैरेलल लाइन होगी वो आप इस एंगल के थ्रू ये बनाइए। सो इसकी जो भी पैरेलल लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन बना दी हमने, और ये पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर ये 60 है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये भी आपका 60 हो गया। ये वाला एंगल पूरा टोटल आपका 60 हो जाता है। अगर ये 60 है और वैसे देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना था हमारा, ये साइड हमारी 60 थी, ये 60 है, ये 60 है, तो ये रिमेनिंग एंगल भी कितना होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 हो रहे हैं। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, इस वाले की। अगर ये हमारा 30 निकल के आता है, लेकिन कैसे आता है वही देखते हैं। सेम जैसे हमने कहा कि ये साइड और ये साइड पैरेलल थी, वैसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी पैरेलल हो जाती हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो बीच का मिडल एंगल भी कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल, इसको हम बोल रहे हैं, ये भी क्या हो जाना चाहिए, 60। ये 60 है, इधर वाला एंगल 90 है क्योंकि राइट एंगल है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, 30। तो अब हमारे पास एंगल आ गया 30। सेम यही प्रोसीजर लेते हुए इस साइड भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी आपका 30 ही है। जब दोनों तरफ का एंगल आ गया तो आप यहाँ से एस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। हमारे पास एस ए किसके बराबर हो गया, ये साइड क्या हो जाती है अभी, परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी गिविंग यू साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मालूम है, ये कितना था, 500 मीटर था। तो हम फिलहाल मैं इसको ए बी लिख देती हूँ, और ये किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ 30 के बराबर। तो एस ए की वैल्यू मेरी आ गई ए बी साइन 30। ए बी की वैल्यू कितनी है, 500, और साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, वो होती है हाफ। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू 250 मीटर। सेम ये वाला भी डिस्टेंस आप निकालोगे, ये आपने एस ए निकाला था और यही डिस्टेंस आपका डी टी भी होगा। इस बात को मैं क्या बोल रही थी, ये डी टी, तो ये एस ए भी है, ये डी टी भी है। तो अब हमारा टोटल डी ए कितना हो गया, देयरफॉर डी ए इज इक्वल टू व्हाट, डी टी प्लस एस ए प्लस टी एस। तो ये 250 प्लस ये भी 250 प्लस ये 500, टोटल कितना आ गया, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में देते हो तो, नहीं तो 1000 मीटर, 1000 मीटर इज द आंसर। सो हमारे पास डी टी की वैल्यू आ जाती है, ये डी टी आ गई। ये तो किस टर्न के लिए निकाला था मैंने,
थर्ड टर्न के लिए निकाला था। अब हम सिक्स्थ टर्न की बात करें, थर्ड टर्न का टोटल पाथ भी लिख देते हैं। टोटल पाथ थर्ड टर्न का आ रहा है आपका कितना, 1500 मीटर। अब हम सिक्स्थ टर्न की बात करें, सिक्स्थ टर्न के लिए क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी, वो हो रही है 0, और टोटल पाथ कितना हो रहा है, टोटल पाथ में तो आप सभी का लेंथ ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द टोटल पाथ, एंड टोटल पाथ विल बी 3000, क्योंकि 1500 तो इधर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 का हो गया, तो 3000 मीटर टोटल पाथ आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों, क्योंकि पहला टर्न यहाँ हुआ, दूसरा टर्न यहाँ हुआ, तीसरा टर्न यहाँ हुआ, चौथा टर्न यहाँ हुआ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, जब तक हम सिक्स टर्न पे पहुँचेंगे हम वापस वहीं आ गए ए पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हुआ, ओरिजिनल पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सेम वे आप एट्थ टर्न में निकाल सकते हैं। एट्थ टर्न की बात करते हैं अब हम, तो एट्थ टर्न में क्या होगा, ये 6 था, 6 के बाद ये 7th टर्न हुआ और यहाँ पर 8th टर्न होगा, तो 8th टर्न के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। तो अब की बार हमें ये वैल्यू निकालनी है। सो ये वैल्यू तो इजी है, हम निकाल सकते हैं। हम ये वाला एंगल हमें पता है 60, तो दिस साइड, और ये वाला भी एंगल हमें पता है 60, तो दिस साइड, इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर दें जो कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ रही होंगी, तो ये कितनी आ जाएंगी, इसको मैं ले लेती हूँ। जैसे इसका साइड का निकालोगे तो आपके पास आएगा, मुझे चाहिए AC, तो AC की वैल्यू हो जाती है आपके पास AB साइन ऑफ 60, और दूसरी तरफ से क्या आ रही है वैल्यू, AB साइन 60, क्योंकि ये वैल्यू जो चाहिए, और उस तरफ से भी CB साइन 60, तो CB साइन ऑफ 60, और दोनों की वैल्यू सेम आती है, विच विल गिव यू 500। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और क्योंकि सेम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आप यहीं से आंसर निकालिए, दिस विल कम आउट टू बी 500√3। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर इन, अगर ये मीटर में है तो मीटर में आंसर देना, हाँ मीटर में निकाल रहे हैं हम, तो मीटर में फाइनल आंसर आपका आ गया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे या कुछ और थ्योरी आगे चलेंगे। थैंक यू।